Hello everyone, myself Santosh Kumar, Assistant Professor, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के एस कॉलेज लखीसराय। हम पिछले वीडियो में डिमांड के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें डिमांड, उसके फैक्टर्स और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में चर्चा करना था और कर भी रहे थे। तो लॉ ऑफ डिमांड का कुछ पोर्शन उस वीडियो में बच गया था, जिसे मैं आज उसे पूरा करना चाहूँगा और इस टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो आप पिछले बार में ही आप देख चुके थे कि डिमांड के फैक्टर, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ डिमांड, 4 फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ डिमांड, दैट मीन्स P, PS, Y and T. So if any factors change in this function, change in this set, any factors change in this sets, that means P, PS, Y and T, तो इसमें किसी भी तरह का अगर चेंज होता है तो उसमें डिमांड पे प्रभाव पड़ता है, उसके डिमांड में प्रभाव पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, इसका कंडीशन क्या है। सबसे पहला कंडीशन इसका यह है कि इफ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज चेंज, दैट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम कंडीशन, price of the goods and services changes, quantity of the demand varies. If price of the goods increases, demand is decreases. Price of the goods is decreases, demand is increases. It's all condition, these all condition occurs and follow if and only if other 3 factors PS, Y and T are remains constant। कहने का मतलब यह हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड में फॉलो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ P यानी कि प्राइस ऑफ द गुड्स, फर्स्ट जो ये फैक्टर है उसमें वेरिएशन आना चाहिए, न कि रिमेनिंग 3 PS, Y और T में। इसी कंडीशन पे हमारा जो ये है लॉ ऑफ डिमांड स्टेबल है और फॉलो करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इफ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज चेंजेस बट अदर रिमेनिंग 3 factors not changes, then law of demand follow. Law of demand work properly. If any other factors change with P, then law of demand doesn't work properly। ये हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में जब हम चर्चा करते हैं तो मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। उसमें कोई गुड्स नॉर्मल गुड्स होता है, कोई एसेंशियल गुड्स होता है, कोई लग्जरियस गुड्स होता है, कोई इन्फीरियर गुड्स होता है, इस तरह के गुड्स है। तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करवाने के लिए हमारा गुड्स का नेचर यानी कि वस्तु की प्रकृति हमारा कैसा होना चाहिए, तो सामान्य होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल नेचर ऑफ द गुड्स आर नॉर्मल, तब हमारा ये भारी करेगा, तब हमारा ये फॉलो करेगा रूल। अब नेचर ऑफ द गुड्स, नॉर्मल गुड्स का नेचर कैसा होता है, तो उसका नेचर ऑफ नॉर्मल गुड्स का नेचर यही होता है कि इफ इनकम ऑफ द पीपुल इज इंक्रीजेस देन consumption of this goods, that means normal goods are is also increases.
if income of the people is decreases, then purchasing power of these normal goods is also decreases। एक हमारा पहला कंडीशन फॉलो करता है नॉर्मल गुड्स के लिए। हमारा तीसरा लॉ ऑफ डिमांड का तीसरा कंडीशन क्या है, जो हमारा मेन पॉइंट है उसे हम डिस्कस करते हैं। यह है कि डिमांड कर्व, पिछले बारे में हम लोग डिमांड कर्व हम देखे थे, डिमांड कर्व के बारे में हम चर्चा यहाँ कर रहे थे, जिसमें हमारा जो शेड्यूल था वो हमारा क्या था कि शेड्यूल अपवार्ड से डाउनवर्ड, अपवार्ड टू डाउनवर्ड फॉल, अपवार्ड टू डाउनवर्ड फॉलिंग, अपवार्ड टू डाउनवर्ड, यानी कि अपवार्ड से डाउनवर्ड की ओर फॉलो कर गिरेगा, नीचे गिरेगा, डाउनवर्ड की ओर आएगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व goes to downward from लेफ्ट टू राइट। एक कंडीशन हमारा, ये हमारा 3 है जो लॉ ऑफ डिमांड को उनके लिए चाहिए। अब हम आगे इसमें ये लॉ ऑफ डिमांड में अगर चर्चा करता है कि अगर पी चेंज करता है तो डिमांड कर्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो थोड़ा हम उस दिन भी डिस्कस कर चुके थे कि अगर यहाँ पे डिमांड एक कर्व है, एक डिमांड कर्व का हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं जो इस तरह से होता है। यहाँ पे एक्स वाई 2 प्लेन है, ये पहले भी बता चुके हैं। ये प्राइस है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। तो हम देखते क्या है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का बात हम किए थे, उसमें चर्चा किए थे। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए फॉर एग्जांपल की फर्स्ट कंडीशन में हमारा प्राइस P है और तो हमारा क्वांटिटी डिमांड Q है। दूसरे कंडीशन में हमारा प्राइस घटकर P1 आ जाता है तो हमारा क्वांटिटी डिमांड बढ़कर Q1 हो जाता है। यानी कि हम जब प्राइस अपवार्ड से डाउनवर्ड नीचे की ओर डिक्रीज करता है तो डेल्टा P अगर डिक्रीज करेगा, ये कंडीशन ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। तो डिक्रीज करेगा तो हमारा क्या होगा कि क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि डेल्टा Q ये ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी हो सकता है, यानी कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कब बढ़ेगा कब घटेगा इसके बारे में हम देखते हैं कि जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड P से अगर P1 पे आ जाता है तो क्वांटिटी डिमांड हमारा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है। जबकि पहले में हमारा OP प्राइस था और OP जब प्राइस था तो मेरा क्वांटिटी डिमांड Q था और OP से घटकर प्राइस अगर OP1 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड बढ़कर OQ से बढ़कर OQ1 हो गया। अब ये जो कहानी हम इसका जो देखते हैं इसे हम नाम दे देते हैं A और B। अगर A और से B, यहाँ से A से B अगर A आता है, A से B की ओर एक डाउनवर्ड कंडीशन में ये चलता है, यहाँ पर से पॉइंट A से B आता है, प्राइस घटने के बाद क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व, एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व, because price decreases from OP to OP1, then quantity demand increases from OQ to OQ1, ये हो गया। अगर फिर सेम कंडीशन में अगर प्राइस बढ़ता है इस तरह से यहां से इधर जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन
डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, बिकॉज प्राइस अगर इसका इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड हमारा यहाँ पर से प्राइस इंक्रीज किया, OP1 टू OP कर गया, इंक्रीज कर गया, तो हमारा क्वांटिटी डिमांड OQ1 से घटकर हमारा OQ हो जाएगा। ये हमारा कंडीशन है। ये हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम यहाँ पर ये देख रहे थे। फिर हमारा क्या है कि हम एक फैक्टर के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, फर्स्ट फैक्टर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। दूसरा क्या होता है कि किसी के दिमाग में, किसी के मन में कोई भी चर्चा हो सकता है कि अगर हम P को चेंज कर रहे हैं तो मूवमेंट एलोंग दी डिमांड कर्व हो रहा है। प्राइस को जब हम चेंज कर रहा है, अपवार्ड डाउन जा रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन डिमांड कर्व पे नहीं हो रहा है, उसी डिमांड कर्व पे हो रहा है। किस डिमांड पे कर्व पे हो रहा है? DD डिमांड कर्व पे हो रहा है। अगर ये 3 फैक्टर में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो ये 3 फैक्टर का जो नेचर है वो हम जो 4 फैक्टर है इसको हम दो तरह के रूप में कैटेगराइज किए हैं। पहला कैटेगराइज इसलिए किए कि इकोनॉमिक फैक्टर के रूप में, और दूसरा हम कैटेगराइज किए हैं ये किस तरह का नेचर किसका कैसा है। तो पहला रूप में हम देखते हैं तो ये तीनों फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर है, और ये जो हमारा जो P है, जो पिछले क्लास में भी बोले थे कि ये हमारा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है। तो हम अगर इसको देखते हैं कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, और ये हमारा इसके करने से क्या होता है कि अगर इसमें से किसी एक फैक्टर को हम चेंज करेंगे, एक फैक्टर को चेंज कराएंगे, और हम प्राइस को अगर हम स्टेबल रहने देते हैं, अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस आर कांस्टेंट बट अदर फैक्टर्स चेंजेस, देन कंडीशन इज रिजल्टेड वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन पे ये क्या होता है कि ये अगर सबसे इसमें डोमिनेंट फैक्टर है वाई यानी कि इनकम। अगर इनकम नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को हम खरीद नहीं सकते हैं, किसी वस्तु को हम मार्केट से ला नहीं सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि वाई को हम चेंज करवाते हैं तो क्या होता है, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए वाई इनकम, यानी इनकम बहुत जरूरी है, तो इनकम को हम यहाँ पर चेंज करवाते हैं। तो इनकम को हम यहाँ पर चेंज करवा रहे हैं, इनकम हम यहाँ पर चेंज करवाते हैं। तो यहाँ पर ये हम देखते हैं कि यहाँ पे एक DD कहने का मतलब ये है कि इतने इसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं सारे को खरीदने के लिए प्रेजेंट इनकम जो उसका है उसमें वो एबल है, यानी कि किसी व्यक्ति का इनकम 1000 प्रेजेंट कंडीशन में है, अभी है, जो यहाँ से DD जो ग्राफ है, DD डिमांड है, उसमें वस्तु को खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर व्यक्ति का इनकम बढ़कर 1000 से 2000 हो गया, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इस डिमांड कर्व पे क्या फर्क पड़ सकता है? तो इसमें यही फर्क पड़ सकता है कि कोई भी यहाँ पे सबसे पहले हमें बताना चाहेंगे कि ऑल इनकम आर स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि किसी वस्तु को हमारे ठीक है कि उतना हमारा कम चल रहा तो बचे हुए इनकम को हम सेव करेंगे। यहाँ सेव वगैरह की चर्चा हम बाद में करेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम एक्सपेंड के बारे में पढ़ते हैं कि जितने वस्तु जितनी इनकम को, जितने भी इनकम है सारे को हम खर्च करना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। तो 1000 से बढ़कर 2000 हो गया तो अपने परचेजिंग बास्केट को इंक्रीज करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, और वह बढ़ाकर क्या करेगा, DD से बढ़ाकर यहाँ पे ले आएगा, शिफ्ट कर जाएगा डिमांड कर्व इसका, ये हमारा ये शिफ्ट कर जाएगा डिमांड कर्व, इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, और डिमांड कर्व शिफ्ट करके DD से D डैश की ओर चला जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग, फॉरवर्ड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये तो हम इनकम जब बढ़ गया तो शिफ्ट कर दिया, जब इनकम घट जाए, जब किसी व्यक्ति का इनकम घट जाए, हो सकता है घट सकता है, जैसे प्रेजेंट कंडीशन में भी हम देख रहे हैं कि ये स्लो डाउन का कंडीशन चल रहा है, साथ में कोविड-19 का
जो यहाँ पे प्रकोप हो चुका है, ऑल बिजनेस आर स्टॉप कम्प्लीटली स्लो डाउन द स्टैग्नेंट स्थिति में आ चुका है। इस कंडीशन में बहुत सारे बिजनेसमैन लेबरर्स का इनकम देख रहे हैं कि घट रहा है। हो सकता है कि घट के पहले इनकम इसका 1000 था, घटकर यहाँ पे 500 रुपया हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो यहाँ से डीडी जो पहले खरीद रहे थे, यहाँ पे जितने वस्तुओं को एक्सपेंड कर रहे हैं वो नहीं कर पाता है, और नहीं कर पाने के कारण ये अपने परचेजिंग बास्केट को छोटा कर लेता है, और छोटा करने की स्थिति में ये अपने डिमांड कर्व को नीचे शिफ्ट कर लेता है। यानी कि डी डबल डैश ये डिमांड यहाँ हो जाएगा, ये नीचे शिफ्ट करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। ये हमारा शिफ्टिंग का कंडीशन है। ये किसी भी फैक्टर्स को, पीएस हो गया, वाई हो गया, टी हो गए, ये किसी भी फैक्टर को हम लेंगे, चेंज करेंगे तो हमारे साथ यही कंडीशन आएगा। ऐसा क्यों कंडीशन आएगा? रियल क्वेश्चन है, पूछने की क्या जरूरी है कि इसको करेंगे। हाँ, ऐसा है, ऐसा इसलिए है कि पीएस को जब हम चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूट के गुड्स को चेंज करते हैं, इसलिए हम उसको करते हैं कि हम वस्तु को कम प्राइस में खरीदें। जब वस्तु हम कम प्राइस में खरीदते हैं दूसरे वस्तु के अपेक्षा, तो हमारा डायरेक्ट इनकम, रियल इनकम में इंक्रीजमेंट होता है। रियल इनकम जब इंक्रीज हो जाएगा तो डायरेक्ट हमारे इनकम पर फर्क पड़ेगा, और ये सीधे शिफ्टिंग, या तो कम होगा, ज्यादा हो जाएगा प्राइस तो नीचे चला जाएगा, ऊपर कम हो जाएगा प्राइस तो ऊपर चला जाएगा। ये हमारा कंडीशन है, ये बैकवर्ड शिफ्टिंग और डाउनवर्ड शिफ्टिंग का। ये हम यहाँ पर देख लिए। अब इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट और देखना है, जो है बजट लाइन। वो बजट लाइन क्या है उसे हम देखते हैं। बजट लाइन में क्या होता है ये आगे चल के इसका भी हम चर्चा करेंगे। जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, थोड़ा सा उसमें कुछ इक्वेशन का के बारे में है, उसका हम चर्चा करते हैं कि बजट लाइन कहने का मतलब ये हो कि आपका कितना बजट है किसी वस्तु पे खर्च करने का, आपके पास कितना है इनकम है जो उसको आप खर्च कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दो गुड्स लेते हैं, एक गुड्स का नाम दे देते हैं एक्स और दूसरा गुड्स का नाम देते हैं वाई। दो गुड्स हमें समान रूप से खरीदना है, यहाँ पर समान रूप से खरीदना है। हो सकता है कि आगे के केसेस में हमें जो वस्तु ज़्यादा जरूरत होती है उसे हम खरीदते हैं, जो वस्तु कम जरूरत होती है उसे हम कम खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक्स और वाई को हमें एज्यूम करके लिया है कि समान रूप में खरीदना है। समान रूप में खरीदने के लिए हमें पैसे की बजट की जरूरत है। तो हमारा एक गुड्स एक्स है और दूसरा गुड्स वाई है, और हमारे पास इनकम जो है एम है, यानी कि ये बजट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बजट हो गया। एक्स वाई गुड्स और एम बजट। तो इसमें हमारा एक कंडीशन यहाँ पे ये बनता है कि हमारे पास जब किसी वस्तु को हम लेने के लिए जाते हैं, दो वस्तुओं को लेने के जाते हैं, क्वांटिटी के अनुसार हम क्या करते हैं कि प्राइस को उसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर जिस तरह से जितना होता है उसको हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो यहाँ प्राइस पी है, तो इसे हम देखेंगे पी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू पी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू एम होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारा बजट होना चाहिए, तब हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं। ये हमारा बजट लाइन का पहला इक्वेशन है, इस तरह का है। लेकिन इसमें केसेस चेंज कर सकता है। केसेस हम बहुत सारा देयर आर अप्रॉक्स 3 केसेस जनरेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब कैसे हो सकता है? इसमें एक कंडीशन ये भी आ सकता है कि पी एक्स प्लस पी वाई लेस देन एम, पहला कंडीशन में ग्रेटर देन एम करते हैं। तो ग्रेटर देन एम करने का मतलब यह है कि प्राइस ऑफ द एक्स गुड्स, प्राइस ऑफ द वाई गुड्स इज ग्रेटर देन योर बजट, यानी कि आपके बजट से ज्यादा है। इस कंडीशन में आप वस्तु को नहीं खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है पी एक्स प्लस पी वाई लेस देन एम। इस कंडीशन में आप वस्तु को 100% खरीदने की स्थिति में है, और खरीदने की स्थिति में नहीं, आपका बजट इस वस्तु के प्राइस से ज्यादा है, तो इस स्थिति में आप खरीद सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये जो यही कंडीशन है कि पी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू एम। इस कंडीशन में आप 100% इस वस्तु को खरीद सकते हैं, इसके बराबर आपके पास बजट है। और एक लास्ट कंक्लूजन जो हमारा जो इस तरह से इसको हम डेरिवेट करके हम करते हैं, तो फाइनल हम बजट लाइन पे पहुंचेंगे। एक तीनों को समराइज करके एक इक्वेशन में हम लिखना चाहते हैं, इसे हम इसको लिखेंगे पी एक्स प्लस पी वाई लेस देन इक्वल टू एम।
ये जो हमारा जो कंडीशन है, ये हमारा ये एक इस तरह का हम बजट लाइन को हमारे पास आ सकता है। तो ये केसेस हमारे आ सकते हैं, इसे हम कहते हैं बजट लाइन। ये हमारा बजट है, ये बजट में हम कितने खरीद सकते हैं, कितने नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम के स्टेज में आगे कंज्यूमर थ्योरी में पढ़ेंगे, इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा और ये हम आगे यहाँ पर देखते चलते हैं। ये चीज़ों को हम अब देख चुके हैं। अब आगे हमारा जो यहाँ पर है कि आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ कंडीशन में हम यहाँ पर करते हैं कि चर्चा हम कर देते हैं, डिमांड के साथ साथ सप्लाई का चर्चा होना चाहिए। तो हम अब सप्लाई के बारे में चर्चा करते हैं कि सप्लाई क्या है। अब हम सप्लाई के बारे में जब चर्चा करते हैं तो जस्ट आप अपने जो थॉट था जो हम पढ़े थे डिमांड के बारे में, जो कंडीशन करे थे और एक वेरिएबल को जब हम चेंज करा रहे थे तो उसका रिलेशन बिटवीन डिमांडेड गुड्स एंड प्राइसेस इज निगेटिव और इन्वर्स रिलेशन होता है गुड्स के कीमत में और उसके डिमांड में। यहाँ पर जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पर जस्ट उल्टा होगा। ये हम सप्लाई पढ़ते हैं। सप्लाई क्या है? सप्लाई का जो डिफिनीशन है वह यह होता है कि ए सेलर सेल एनी गुड्स एंड सर्विसेज एट द एग्रीड प्राइस, एबिलिटी टू सेल एट द एग्रीड प्राइस इन द मार्केट। कोई भी सेलर, कोई भी जो वहाँ पे थोक विक्रेता होता है या फिर किसी तरह का फैक्ट्री का किसी वस्तु को सेल करने के लिए वह अपने मुनाफे, अपने कॉस्ट को देखता है और उस प्राइस पर अगर वो सेल करने के लिए तैयार है तो वहाँ पर उस कंडीशन को हमको देखना है कि वो किस प्राइस पर सेल करता है। हम इसे भी स्टैटिकल डाटा के थ्रू हम देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि जस्ट उसे ही बना रहे थे जो यही हम यहाँ पर भी बनाना शुरू करेंगे। P और Q दो हम यहाँ पर कंडीशन लेंगे, यहाँ दो कंडीशन यहाँ पर हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर लेते हैं कि एक ऐसा है P, यहाँ पे जैसे जैसे हम प्राइस बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि सप्लाई हमारा बढ़ रहा है। तो सप्लाई यहाँ जब बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल पहला कंडीशन में तो हम एक मान के चलते हैं, हम जानते भी हैं कि 0 रुपीज पे, 0 इन्वेस्टमेंट पे कोई वस्तु का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, किसी वस्तु का सेलिंग नहीं हो सकता है, खरीदा नहीं जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। यहाँ 0 है तो 0 पे क्वांटिटी उत्पादन क्या होगा? 0 होगा, यानी कि सेल 0 हो जाएगा। हो सकता है कि आप यहाँ पर हम इंडियन रुपीज में बता देंगे कि इंडियन रुपीज में हम इसको हम प्राइस को लेते हैं। फिर दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि 1 रुपी हम यहाँ पे खर्च यहाँ पर करते हैं, इसका लगाते हैं। तो इस कंडीशन भी हो सकता है कि आपका 0 सेल हो, 0 यहाँ पर सप्लाई हो। फिर दूसरा है कि 2 पे हम लगाते हैं, 2 पे लगाते हैं, इस कंडीशन भी हो सकता है कि आपका 0 हो सकता है 0 हो। इसके अनुसार आपका कॉस्ट नहीं मिल पा रहा है, नहीं उत्पादन हो रहा, नहीं आप सेल कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पर हम 3 में जाते हैं कि 3 लगाते हैं तो हो सकता है कि हमारा 1 उत्पादन हो। फिर हम 4 लगाते हैं तो हो सकता है कि हमारा 2 उत्पादन हो। फिर 5 लगाते हैं तो हो सकता है हमारा 3 उत्पादन हो। फिर हम यहाँ पर 6 लगाते हैं तो हो सकता है मेरा 4 उत्पादन सप्लाई हो। 7 लगाते हैं तो 5 हो और 8 लगाते हैं तो 6 हो। सो ऑन इसी तरह से चलते जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि पॉजिटिव रिलेशन है किसके बीच में? प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है कि हम अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं तो सप्लाई क्वांटिटी हमारा इंक्रीज करते जाता है, क्वांटिटी बढ़ते जाता है। फिर इधर से हम चलते हैं, देखते हैं क्या कि प्राइस को हम घटाते जाते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई घटते जाता है। अब इसी को हम ये देख सकते हैं क्या कि हम इसे शेड्यूल में हम यहाँ पर डायग्राम से हम देखना चाहते हैं। अब डायग्राम से हम इसको देखेंगे कि क्या कैसे है, वो यहाँ पर हम देखते हैं। डायग्राम से देख रहे हैं, डायग्राम में हमारा यह जो XY प्लेन पे हम उसी तरह से हम करेंगे। यहाँ पर X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे O है, यहाँ पे सप्लाई हम करते हैं, किसी वस्तु का सप्लाई है, यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे हम इस तरह से ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा। जबकि 0 यहाँ पे 0 पर तो 0 होगा, 1 पर भी नहीं हो रहा था, 2 पे भी नहीं हो रहा था, 3 पे भी नहीं हो रहा था, 4 पे हो रहा था, 5, 6, 7 और 8 इसी तरह से चल रहा था। तो यहाँ पे इसने में हमारा नहीं चल रहा था। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। तो 0 पर नहीं चल रहा था, 3 से हमारा एक क्वांटिटी हो रहा था, 4 से हमारा 2 हो रहा था, 5 से हमारा यहाँ पे
हुआ है कुछ है? हो गया खत्म। अरे नहीं कुछ हो रहा है कर देंगे तो। sorry for discontinuity because some unavoidable condition occurs urgently, technical fault in camera. So after this continue on the topics. तो यहाँ पे हम कर रहे थे क्या कि जो यहाँ पे एस एस हमारा क्या है, सप्लाई कर्व के रूप में है, और इसी तरह से हमारा यहाँ पर 3 के पॉइंट के बाद 1 2 3 4 इस तरह से हमारा बढ़ते जाता है। सप्लाई हमारा बढ़ रहा है, 7 पे बढ़ रहा है, 8 पे, यहाँ पे हमारा 8 तक डाटा पे था। इस तरह का कंडीशन में बढ़ते जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सप्लाई का जो ग्राफ है वो जस्ट डिमांड के ग्राफ से अलग है, नीचे है, रिवर्स है, उसका जस्ट उल्टा है। ये देखते हैं, जबकि वहाँ पे उसका डाउनवर्ड हो रहा था, इसका अपवर्ड कंडीशन में जा रहा है। अब इसका इस टॉपिक के हम लास्ट में हम चलते हैं क्या कि एक होता है कि आखिर किस पॉइंट पे आने के बाद कंज्यूमर और सेलर एक दूसरे के वस्तु को कोई एक सेलर बेचता है और कंज्यूमर उसे खरीदता है, किस पॉइंट पे आता है। और जिस पॉइंट पे वो खरीदता और बेचता है उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है? तब आता है जब उसमें क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई कब एक दूसरे को, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे काटता है, उसे हम बोलते हैं एक कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस कंडीशन को हम देखते हैं कि कैसे बनता है। एक सप्लाई भी और डिमांड भी दोनों एक्स वाई प्लेन पे बनता है। एक्स है और यहाँ वाई है, यहाँ एक्स और वाई है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सप्लाई, यहाँ पे क्वांटिटी है, ये सप्लाई है, क्वांटिटी है, सप्लाई है, ऐसे चल रहा है। अब सप्लाई का ग्राफ हमारा क्या था, इस तरह का था, और डिमांड का ग्राफ हमारा इस तरह का है। डी ये डी डिमांड है और एस सप्लाई है। अब ये जो पॉइंट जो यहाँ पर जो मिल रहा है ये हमारा प्राइस है, यहाँ पे प्राइस है। ये जो पॉइंट यहाँ पर जो मिल रहा है ये ही पॉइंट पे हम एग्रीड करते हैं और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ई फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि फॉर एग्जांपल पी प्राइस पे क्यू वस्तु का मांग हो रहा है, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट में डिस्टर्बेंस भी होता है, कभी क्यों डिस्टर्बेंस होता है, हो सकता है कि सप्लाई वस्तु के मांग में बहुत ज़्यादा तेजी आ गई है, इंक्रीज इन डिमांडेड ड्यू टू स्कार्सिटी इन सप्लाई, स्कार्सिटी ऑफ मेकिंग गुड्स, वार कंडीशन एक्सेट्रा में सप्लाई गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है। जब गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस पी से बढ़कर अगर हो सकता है कि यहाँ पे चला है, P1 पे चला है, इस कंडीशन में क्या होता है कि डिमांड हमारा घट जाता है और डिमांड हो जाता है Q1। जब डिमांड Q1 हो गया तो ये हमारा ये सप्लाई एक्सेस हो जाएगा, यानी सप्लाई हमारा इतना हो रहा है, इतना बढ़ रहा है। एक कंडीशन यहाँ पर बढ़ गया सप्लाई हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं, इस कंडीशन को सरप्लस सप्लाई, सरप्लस सप्लाई और एक्सेस सप्लाई, सरप्लस सप्लाई और एक्सेस सप्लाई हम इसको बोलते हैं। फिर हमारा क्या है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अब फिर यहाँ पर अगर ज़्यादा हो गया, गुड्स का सप्लाई ज़्यादा हो गया, ज़्यादा दिन तक हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को रोक के नहीं रख सकते हैं, बहुत सारे कंडीशंस होता है जिसे हम रोक कर नहीं रख सकता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि प्राइस गिरने लगता है। जब प्राइस हो सकता है गिरे तो फिर यहाँ पर करके प्राइस यहाँ पर गिर के यहाँ चला जाता है, ये प्राइस यहाँ पर गिर जाता है, तो डिमांड क्या होता है, एक्सेस होकर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, यानी कि P से घटकर Q1 से घटकर प्राइस P2 के पास आ गया और सप्लाई हमारा बढ़कर Q2 पे चला गया।
जब सप्लाई बढ़कर Q2 पे चला जाता है और यहाँ पर इसका ये हमारा सप्लाई यहाँ पे डिमांड हमारा Q2 पे बढ़ के चल जाता है, सप्लाई हमारा इतना ही रह जाता है, तो इसको कंडीशन को हम लोग यहाँ से जो यहाँ जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड एक कंडीशन चलता है। अब इसी को आगे पीछे बढ़ते रहता है। जब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे। यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेज आता है, एक ऐसा स्टेज लेकिन आना पड़ता है जहाँ पे अप डाउन करते हुए यहाँ पे ई पॉइंट पे हमें आना पड़ता है। तो हम I hope this class is very beneficial for all students for parts 1 and other students then completed these topics. Next topics is my likely elasticity of demand and supply. Thank you.